नमस्ते बच्चों। क्लास 7 हम पाठ 6 तक पढ़ चुके थे। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 नाम है गिल्लू। ठीक है। यहाँ पे चैप्टर में आपको एक जानवर का एक मनुष्य के प्रति क्या प्रेम होता है इसके बारे में बताया गया है। अर्थात जो जानवर होते हैं वो भी हमारे बड़े वफादार होते हैं और भले ही वो बोल नहीं सकते लेकिन हमारी जो भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे एक लेडीज़ के माध्यम से पशु पक्षी के प्रति क्या संवेदनाएं होती हैं उसका वर्णन किया गया है। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवर को लेके बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर में उसी चीज़ को समझाया गया है। चैप्टर का नाम है आपका गिल्लू, जो कि गिलहरी के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और वह कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ का मतलब होता है आसान। तो यहाँ पे एक लेडीज़ है, अर्थात एक औरत है, वो बताती हैं कि एक दिन सुबह का समय था और वो अपने कमरे से बरामदे में आके देखती हैं, अर्थात जो उनका लॉन होता है वहाँ पे आके उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 कौवे थे और वो आपस में इधर उधर लड़ रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि एक कौवा सोच रहा था मैं इसको उठाऊं और दूसरा सोच रहा होगा मैं इसको उठाऊं, क्योंकि वहाँ पे एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो कि वह घोंसले से गिर गया था और वो छोटा ही था इसलिए वो इधर उधर भाग नहीं पा रहा था। और जो कौवे लोग थे वो उसको अपना भोजन बनाना चाहते थे। सुलभ आहार मतलब उनको बिना मेहनत के ही उनको आहार मिल रहा था। आगे, वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, अर्थात वहाँ पे गमले रखे हुए थे और निश्चेष्ट का मतलब होता है कि अर्थात वो घायल हुआ था, वो चल फिर नहीं पा रहा था वो जो कौवा था। तो इसकी वजह से वो क्या था कि जो कौवे लोग थे, निश्चेष्ट का मतलब होता है कि जैसे आधा बेहोश सा हो जाता है, मतलब थोड़ा होश रहता है लेकिन ये है कि गिरने की वजह से उस घायल हो गया था, तो इसलिए वो वैसे वहाँ पे पड़ा हुआ था और एक गमला था उसी से वो चिपका हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अर्थात लोग उनको ऐसे कह रहे थे कि इसको कौवे की चोंच लग गई है, घायल हो गया तो ये नहीं बचेगा। परंतु मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, अर्थात वो दूध भी सही से नहीं पी पा रहा था। कई घंटों तक लगातार उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना स्वस्थ हो गया कि नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा, अर्थात उसकी आंखें जो थी वो नीली कलर की थी और कांच की तरह बिल्कुल चमक रही थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, अर्थात मुलायम से रोए आ गए थे, चमकीले चमकीले मुलायम से, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसकी यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती, अर्थात उसकी एक्टिविटी ऐसी थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर
वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर काजू के जीवन का प्रथम फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, अर्थात बसंत का मौसम आ गया था। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर मैंने घर से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करने की ज़रूरत है। मैंने खिड़की की जाली खोल दी। बाहर निकलकर गिल्लू ने राहत की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से, अर्थात जो महिला थी उसके कहने का मतलब ये था कि किसी भी जानवर को बंद करके रखोगे तो बहुत खुश नहीं रहेगा, और अगर आप रखते भी हो तो उसकी पूरी आपको देख रेख करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं वो ऐसे छोटे जानवरों को वो मार देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बाहर जो भी गिलहरियाँ आती थी उसके साथ के उसी में वो छोड़ देती थी कि अपना ये जाके बाहर खेले या फिर बाहर ही चला जाए। आगे, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अर्थात वो उस महिला से इतना घुल मिल गया था कि वो बाहर जाता तो था खेलने के लिए, लेकिन रात में फिर वो उसको अपना घर समझने लग गया था, और उसी में आके फिर वो अपनी एक्टिविटी करने लगता था, कभी इधर कूदता कभी उधर कूदता। आगे आगे है आपका, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ में खाना खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अर्थात वो कहती हैं कि मैं ऐसे कई पशु पक्षियों को भी पाल रखी हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ खाना खा ले, मतलब ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी। आगे, गिल्लू इनमें अपवाद था, अर्थात गिल्लू ऐसा नहीं था, अर्थात वो उनके साथ खाना खा लेता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अर्थात वो जो लेखिका, मतलब जो औरत है, वो बताती हैं कि जब उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जब वो अस्पताल में चली गई थी, तो ये जो गिल्लू था अर्थात गिलहरी जो था, ये भी मतलब बहुत दुखी हो गया था कि जो उसका प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था उसको भी वो कम खाता था। और जब वो आती हैं तब भी उनके मतलब तकिए के पास अर्थात उनके सर के पास ही वो बैठा रहता था। तो यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है कि एक जो पशु होते हैं वो भी हमारी भावनाओं को समझते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो अपनी अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। भले ही वो बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी हरकतों से हर चीज़ को वो जताते रहते हैं। आगे, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी। अर्थात लेखिका के कहने का मतलब ये था कि जब भी
गर्मियों में उसको ये लगता था कि हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें ठंडक भी मिलती रहेगी और साथ के साथ हम इनके पास में भी रह लेंगे। आगे, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया न बाहर न गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था, अर्थात जब वो उसको ऐसी स्थिति में लाई थी जब वो बिल्कुल घायल था, अर्थात बेहोश था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर अलाव जलाया और उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि इनकी जो एज होती है वो 2 ही साल की होती है, 2 साल के बाद ये मतलब इनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही उसका भी उसके साथ भी हो गया था। तो यहाँ पे क्या था कि एक व्यक्ति का जीवन एक व्यक्ति का पशु के साथ क्या क्रियाकलाप होते हैं और कैसे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया था कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भी हमारे बहुत करीब होते हैं, वो भी हमारी भावनाओं को बहुत समझते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके से उसको शो करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द कर लेने हैं और जो भी आपका बुक वर्क है उसको चैप्टर को अच्छे से रीड करके आपको उसको फिल करना है, ताकि जब भी मैं करवाऊँ तो आप उसको मिला सको। लेकिन ध्यान रहे ऐसा कभी आप मत करना कि मैम करवाएंगी तभी मैं करूँगा, आपको अपने से खुद करना है, जितना आप करोगे उतना ही आपको लर्न होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।